नमस्कार। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भावना खंडेलवाल, सहायक आचार्य बीए बीएड व बीएससी बीएड प्रथम सेमेस्टर के विषय बचपन और वृद्धि के प्रकरण अभिप्रेरणा का आज अध्ययन करवाने वाली हूँ। प्रेरणा के शाब्दिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में अंतर है। प्रेरणा के शाब्दिक अर्थ में हमें किसी कार्य को करने का बोध होता है। इस अर्थ में हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं, क्योंकि उत्तेजना के अभाव में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संभव नहीं है। हमारी हर एक प्रतिक्रिया व्यवहार का कारण कोई न कोई उत्तेजना अवश्य होती है। यह उत्तेजना आंतरिक भी हो सकती है और बाहरी भी हो सकती है। अंग्रेजी में मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की मोटम धातु से हुई है, जिसका अर्थ मूव, मोटर और मोशन है। मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा से हमारा अभिप्राय केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है, जिन पर हमारा व्यवहार आधारित होता है। इन अर्थ में बाहरी उत्तेजनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह एक अदृश्य शक्ति है जिसको देखा नहीं जा सकता। इस पर आधारित व्यवहार को देखकर केवल इसका अनुमान लगाया जा सकता है। क्रेच एवं क्रचफील्ड ने लिखा है कि प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। हम खाना क्यों खाते हैं, प्रेम क्यों करते हैं, धन क्यों चाहते हैं, काम क्यों करते हैं, इस प्रकार के सभी प्रश्नों का संबंध प्रेरणा से है। जैसे गुड महोदय ने इसे एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। उनके शब्दों में अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और सही दिशा में लगाने की प्रक्रिया है। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने इसे सीखने के संदर्भ में परिभाषित किया है कि अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक ऊर्जाएं और आवश्यकताएं उसके पर्यावरण में उपस्थित विभिन्न आदर्शोन्मुख लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। लोवेल ने भी अभिप्रेरणा को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, परंतु थोड़े और अधिक स्पष्ट रूप में उनके शब्दों में अभिप्रेरणा को और अधिक स्पष्ट रूप में एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है और जो किसी ऐसी क्रिया को उत्पन्न करती है जो उस आवश्यकता की संतुष्टि करती है। ठीक है, तो ऐसे ही मैकडोनाल्ड ने कहा है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है जो भावात्मक जागृति तथा उद्देश्य अपेक्षित अनुक्रियाओं को जन्म देता है। किम्बले के शब्दों में अभिप्रेरणा को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यवहार को ऊर्जा और उसका लक्ष्य देती है। ऐसे ही गिलफोर्ड ने कहा है कि अभिप्रेरणा कोई विशिष्ट आंतरिक कारक या दशा है जो क्रियाओं को आरंभ करने तथा जारी करने का कार्य करती है। तो हम निष्कर्ष रूप में अभिप्रेरणा के लिए क्या कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं उसे वातावरण में उपस्थित विभिन्न लक्ष्यों एवं वांछित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करती है। अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता विशेष के कारण उत्पन्न होती है और व्यक्ति को तब तक क्रियाशील रखती है जब तक कि उस आवश्यकता की पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं। अभिप्रेरणा की प्रकृति। अब इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने से अभिप्रेरणा की प्रकृति के संबंध में कई तथ्य उजागर होते हैं, जिनमें से है कि अभिप्रेरणा प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों ही है। प्रक्रिया रूप में अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर एक ऐसी शक्ति अथवा ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति को किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य विशेष करने की ओर प्रवृत्त करती है। और परिणाम रूप में यह वह आंतरिक शक्ति अथवा ऊर्जा है जो व्यक्ति को किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य विशेष की ओर प्रवृत्त करती है। अभिप्रेरणा का जन्म किसी न किसी आवश्यकता से होता है। अभिप्रेरणा एक प्रबल भावात्मक उत्तेजना की स्थिति होती है जिसके कारण व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न होता है, जिसे कम करने के लिए वह क्रियाशील होता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को तब तक क्रियाशील रखती है जब तक कि उसे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को रुचि के अभाव में भी क्रियाशील रखती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र इंजीनियर बनने के लिए अभिप्रेरित हो और उसके गणित में रुचि न हो,
तो वो उस स्थिति में भी गणित की समस्याओं को हल करने में क्रियाशील रहेगा। अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाले कारकों को मनोवैज्ञानिक भाषा में अभिप्रेरक कहते हैं। अभिप्रेरकों को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, आंतरिक और बाहरी। व्यक्ति चाहे आंतरिक अभिप्रेरकों से प्रेरित हो और चाहे बाहरी अभिप्रेरकों से, इनसे उत्पन्न अभिप्रेरणा सदैव आंतरिक होती है। अभिप्रेरणा से संबंधित अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कभी कभी भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। अतः अभिप्रेरणा का अध्ययन करने के लिए इनका अर्थ स्पष्ट करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब अभिप्रेरणा से संबंधित तत्व कौन कौन से हैं? जैसे अभिप्रेरक। कुछ लोग अभिप्रेरणा तथा अभिप्रेरक दोनों को ही एक ही अर्थ में लेते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को किसी व्यवहार करने की मानसिक स्थिति है, जबकि अभिप्रेरक इस मानसिक स्थिति प्रेरणा के कारक है। अभिप्रेरक का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कई मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी, जैसे शेफर तथा अन्य ने। अभिप्रेरक क्रिया की एक ऐसी प्रकृति है जो अंतर्नोद अथवा चालक से उत्पन्न होती है तथा अनुकूलन द्वारा समाप्त हो जाती है। ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन ने दी। इन्होंने कहा कि अभिप्रेरक हमारी आधारभूत आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली वे शक्तियां हैं जो व्यवहार को दिशा तथा उद्देश्य प्रदान करती है। ऐसे ही एलाइस क्रो ने दी। अभिप्रेरकों की ऐसी आंतरिक दशाएं या शक्तियां माना जा सकता है जो व्यक्ति को निश्चित लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती है। मानव व्यवहार के मूल में कुछ शक्तियां अभिप्रेरक निहित रहती है जो उसको कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। ये अभिप्रेरक तीन प्रकार से कार्य करते हैं। किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, कार्य पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यों का संचालन करते हैं, जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता क्रिया को निश्चित दिशा की ओर अग्रसित करते रहते हैं। आवश्यकताएं क्या होती हैं? मनुष्य की आवश्यकताओं को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, शारीरिक अथवा जैविक और मनोसामाजिक। शारीरिक आवश्यकताओं में मनुष्य की शारीरिक अथवा जैविक आवश्यकताएं आती है, जैसे भोजन, जल, वायु, मलमूत्र विसर्जन आदि। और मनोसामाजिक आवश्यकताओं में मनुष्य में उसके सामाजिक पर्यावरण के कारण उत्पन्न मनोसामाजिक आवश्यकताएं आती है, जैसे आत्मसम्मान, सामाजिक स्तर एवं अर्थ आदि। प्रत्येक प्राणी की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है जिनके ऊपर उसका जीवन निर्भर करता है। इन मूलभूत आवश्यकताओं में वायु, जल, भोजन, निद्रा आदि मुख्य होता है। इनकी पूर्ति करना प्राणी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इनमें से यदि किसी भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है तो प्राणी का आंतरिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो तनावग्रस्त हो जाता है। इस तनाव को दूर करने के लिए वह आवश्यकता पूर्ति हेतु प्रयास करता है। जैसे शरीर में पानी की कमी हो जाने पर प्राणी को प्यास लगती है और वह पानी की आवश्यकता अनुभव करता है, जिससे वह पानी प्राप्त करने के लिए बेचैन हो जाता है, और जब उसे पानी मिल जाता है तो उसका तनाव दूर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कई मनोवैज्ञानिक हुए जिसमें बोरिंग और लेकफील्ड ने आवश्यकता को परिभाषित किया कि आवश्यकता प्राणी के अंदर का वह तनाव है जो उसे उद्देश्य लक्षित प्रोत्साहनों की ओर प्रवृत्त करता है और उनकी प्राप्ति हेतु क्रियाओं को उत्पन्न करता है। ऐसे ही एक तत्व और है अंतर्नोद या चालक। या अंतर्नोद या चालक क्या होते हैं? प्राणी के शरीर में जब किसी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी आती है तो उसके अंदर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह तनाव की स्थिति जिस रूप में अनुभव की जाती है उसे चालक अथवा अंतर्नोद कहते हैं। जैसे भोजन की आवश्यकता होने पर भूख लगना, पानी की आवश्यकता होने पर प्यास लगना आदि। आंतरिक आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होने वाले भूख, प्यास, निद्रा, सेक्स आदि चालक अथवा अंतर्नोद कहलाते हैं। ये चालक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राणी को क्रियाशील बनाते हैं। जैसे भूख लगने पर प्राणी भोजन प्राप्त करने का प्रयास करता है। अतः अंतर्नोद वह आंतरिक स्थिति है जो प्राणी को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। अंतर्नोद की कुछ परिभाषाएं भी है, जैसे शेफर तथा अन्य ने दी है कि अंतर्नोद एक सुदृढ़ तथा सतत उत्तेजक है
जो किसी समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है। ऐसे माथुर ने दिए। अंतर्नोद आवश्यकता से उत्पन्न होती है और प्राणी को कार्य करने के लिए अग्रसर करती है। बोरिंग और लैंगफील्ड ने दी है कि अंतर्नोद शरीर की एक आंतरिक क्रिया दशा है जो एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। एक तत्व है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन क्या है? प्रोत्साहन बाहरी वातावरण से प्राप्त होने वाली वह वस्तु है जो प्राणी की आवश्यकता की पूर्ति करके अंतर्नोद को शांत करती है। शरीर में पानी की कमी होने पर प्यास अंतर्नोद प्राणी को क्रियाशील कर देती है तथा पानी मिलने पर प्यास शांत हो जाती है। इस प्रक्रिया में पानी है वो प्रोत्साहन का कार्य करता है। इसी तरह भूख के लिए भोजन, सांस के लिए ऑक्सीजन, ये सभी क्या है? प्रोत्साहन है। हिलगार्ड ने प्रोत्साहन को कैसे परिभाषित किया है कि उचित प्रोत्साहन वह है जिसके प्राप्त होने से अंतर्नोद की तीव्रता घटती है और व्यक्ति का मानसिक तनाव दूर होता है। बोरिंग और लैंगफील्ड के अनुसार प्रोत्साहन की परिभाषा उस वस्तु, स्थिति अथवा क्रिया के रूप में की जा सकती है जो व्यवहार को उद्दीप्त करती है, मतलब जारी रखती है, निर्देशित करती है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि आवश्यकता तथा अंतर्नोद प्राणी की आंतरिक अवस्था से संबंधित है तथा प्रोत्साहन बाहरी जगत में उपस्थित रहता है। प्रोत्साहन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो धनात्मक होता है और एक नकारात्मक होता है। धनात्मक प्रोत्साहन क्या होता है? इसमें प्रशंसा, पुरस्कार, धन स्वीकृति आदि आते हैं। जबकि नकारात्मक प्रोत्साहन में इसमें पीड़ा, दंड तथा निंदा आदि आते हैं। आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रेरणा में संबंध। मनोवैज्ञानिक हिलगार्ड ने इन तीनों के संबंध को बड़े सरल और स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त किया है। इनके अनुसार आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है, ठीक है, और अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की स्थिति है जो क्रिया और प्रारंभिक व्यवहार की ओर ले जाती है। प्रोत्साहन बाह्य वातावरण की कोई वस्तु है जो आवश्यकता की संतुष्टि करती है। इस प्रकार संतुष्टि की क्रिया द्वारा अंतर्नोद को कम किया जा सकता है, जिसे हम इस अभिप्रेरणा चक्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अब है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण। अभिप्रेरणा को जो है मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा का अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया है। यहाँ पर कुछ प्रमुख वर्गीकरण मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे गैरेट ने अभिप्रेरणा को 3 भागों में बांटा है। जैविक अभिप्रेरणा, जिसमें क्या आता है? भूख, प्यास, नींद, प्राकृतिक आवश्यकताएं आती है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा, जिसमें आत्मसम्मान, आत्मविश्वास आते हैं। सामाजिक अभिप्रेरणा, जैसे सामाजिक मान्यता, सम्मान मिलना, ये सब आते हैं। थॉमसन ने 2 प्रकार की अभिप्रेरणा बताई है। प्राकृतिक अभिप्रेरणा, इसके अंतर्गत जन्मजात अभिप्रेरक रखे गए हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद, काम आदि। कृत्रिम अभिप्रेरक, इस प्रकार के अभिप्रेरक वातावरण जनित होते हैं। सामाजिक मूल्य धारण करना, समाज से में मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा होना आदि। मैस्लो, शिक्षा के क्षेत्र में मैस्लो द्वारा किया गया वर्गीकरण अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। इसने अभिप्रेरकों का वर्गीकरण करते समय आवश्यकताओं की तीव्रता को आधार माना है। उसके अनुसार कुछ मूलभूत आवश्यकताएं ऐसी है जिनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति को शीघ्र प्रयास करना पड़ता है, जैसे क्या है? भूख, प्यास आदि। दूसरे स्तर की वे आवश्यकताएं हैं जिनके लिए व्यक्ति तब प्रयास करता है जब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। सामाजिक तथा वातावरण जनित आवश्यकताएं कम तीव्रता वाली आवश्यकताओं की श्रेणी में आती है। कुछ प्रमुख मानवीय अभिप्रेरक है। मानवीय व्यवहार अन्य प्राणियों से कुछ भिन्न है, अतः इसके अभिप्रेरक भी निम्न प्रजातियों से कुछ भिन्नता रखते हैं। जैसे पहला, भूख। प्राणी के अंदर भोजन की कमी होने से पेट में सिकुड़न उत्पन्न होती है, जिससे भूख प्रेरक सक्रिय होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है कि बिना भूख के भी लोग खाते हैं।
जैसे अध्ययनों से पता चलता है कि मोटे लोग वातावरण में खाने की अच्छी चीजों को देखकर खाना शुरू कर देते हैं तथा भोजन और नाश्ते का समय जानकर बिना भूख भी खा लेते हैं। अतः वातावरण से भी भूख अभिप्रेरक प्रभावित होती है। फिर है प्यास। शरीर में पानी की कमी होने से रक्त का आयतन कम हो जाता है, जिससे प्यास अभिप्रेरक सक्रिय हो उठता है। प्यास पर नियंत्रण पानी पीने के बाद ही हो पाता है। भूख की तरह प्यास भी मानवीय व्यवहार का मुख्य कारक है। फिर है काम। हार्लो के अनुसार निम्न प्रजातियों में काम वासना उनके शरीर में हार्मोन्स में असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। जैसे बिल्ली आदि में हीट पीरियड में हार्मोन्स का इतना असंतुलन हो जाता है कि वे काम अभिप्रेरक की वजह से बहुत अधिक उत्तेजित हो जाती है। अर्थात छोटे पशुओं आदि में काम वासना से संबंधित व्यवहार हार्मोन्स के कारण होता है, जबकि उन्नत प्रजातियों जैसे चिंपैंजी, मानव आदि में काम प्रेरक हार्मोन्स से नियंत्रित नहीं होते, बल्कि यौन साहित्य पढ़ने, यौन उत्तेजक चित्र और दृश्य देखने, विपरीत लिंग के आकर्षित करने, फिल्म तथा विज्ञापन आदि को देखने से यौन प्रेरक सक्रिय होते हैं। ठीक है। अचेतन इच्छाएं। हमारी जो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती वह अचेतन मन में चली जाती है। ये दमित इच्छाएं मनुष्य के व्यवहार में किसी न किसी प्रकार परिलक्षित होने का प्रयत्न करती रहती है। यह इच्छा जाने अनजाने में प्रकट हो जाती है। कभी कभी आदमी कहना कुछ चाहता है लेकिन उसके मुंह से निकलता कुछ और है। अचेतन की इच्छाओं को फ्रायड ने व्यवहार का प्रमुख प्रेरक माना है। फिर अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में दो विशेषताएं निहित होती है, तीव्रता तथा दिशा। ये नकारात्मक तथा सकारात्मक होती है तथा दोनों दिशाओं में गुण की मात्रा को भी निर्धारित करती है। जिस वस्तु, व्यक्ति और विचार के प्रति जैसी अभिवृत्ति बन जाती है उसके प्रति व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से घृणा करता है तो वो उसके गुणों को भी स्वीकार नहीं करता और उसकी अच्छाइयों में भी उसे बुराइयां ही दिखाई देती है। जिस कार्य के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति होती है वो उसको करने के लिए शीघ्र प्रेरित हो जाता है तथा जिसके प्रति उसकी नकारात्मक अभिवृत्ति होती है उसे करने के लिए उसको आसानी से प्रेरित नहीं किया जा सकता है। फिर है सामाजिकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के साथ साथ कुछ सामाजिक आवश्यकताएं भी होती है जो समाज में रहकर ही पूरी की जा सकती है। यह आवश्यकता उसे सामाजिक कार्य में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। संग्रहता। जब बच्चे को किसी चीज की उपयोगिता का ज्ञान होने लगता है तो वो उसका संग्रह करने की प्रवृत्ति विकसित कर लेता है। संग्रह की प्रवृत्ति को विकसित करने में अनुभव तथा सीखने की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। अनुभव द्वारा ही उसे इस बात का ज्ञान होता है कि कौन कौन सी चीज उसके लिए उपयोगी है। संग्रह प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही वह अनेक प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है तथा उनको सुरक्षित भी रखता है। आत्मस्थापना। बालक परिवार, स्कूल और समाज में रहते हुए अपने अस्तित्व को प्रदर्शित करने की भावना से प्रेरित रहता है। बाल्यकाल में उसमें अहम का विकास होने लगता है। एडलर तो उसे मौलिक आवश्यकताएं मानते हैं, लेकिन यह अनुभव द्वारा अर्जित की जाती है, अतः अन्य मनोवैज्ञानिक इसे जन्मजात नहीं मानते। युद्ध प्रवृत्ति। यह प्रवृत्ति कम तथा अधिक मात्रा में सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। इस अभिप्रेरक के सक्रिय होने से व्यक्ति दूसरों लोगों से झगड़ा, शत्रुता आदि कर बैठता है। इस प्रवृत्ति को बालक वातावरण से ग्रहण करता है। यदि वह आक्रामक लोगों के बीच में रहता है तो उसमें यह प्रेरक अधिक मात्रा में रहता है, जबकि कुछ लोगों की अवधारणा है कि यह जन्मजात अभिप्रेरक है। तो आज हमने अभिप्रेरणा पढ़ा। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा के महत्वपूर्ण तत्व क्या है, अभिप्रेरणा चक्र का निर्माण कैसे होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह प्रकरण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।